हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सबकी तबीयत बहुत अच्छी होंगी एंड आप सबकी प्रिपरेशन फाउंडेशन के पेपर के लिए अच्छी चल रही होंगी। तो आज की वीडियो होने वाली है कि ऐसे कौन सी स्ट्रैटेजीज है जो आपको फॉलो करनी है एंड ऐसे कि फैक्ट्स है जो कि आपको अपने दिमाग में रखना है जब आप फाउंडेशन का पेपर देने जा रहे हो। अदर देन दैट मैंने लास्ट 4 डेज़ के लिए एक टाइम टेबल बनाया है जिसमें कि सारे चैप्टर्स कवर हो रहे हैं एंड आई नो बहुत ज़्यादा ये हैक्टिक होगा आपके लिए क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स है, 4 दिन में कैसे होगा। बट मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि ऐसे जो बच्चे जिन्होंने सारे चैप्टर्स कर रखे हैं उन्होंने ऑलरेडी रिवीजन स्टार्ट कर दिया होगा बहुत दिन पहले से ही। एंड ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने मेरे तरह कुछ चैप्टर स्किप भी करे होंगे एंड बहुत होंगे जिन्होंने बहुत सारे स्किप करे होंगे, तो उनके लिए भी ये टाइम टेबल अप्लाई होता है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइम टेबल के लिए। तो गाइस ये टाइम टेबल मैंने प्रिपेयर करा है एंड मैं इसी में से देख के आपको बताने वाली हूँ। तो अभी ये वीडियो जाने वाली है सैटरडे के शाम को, तो उसके बाद आपके पास बचता है 4.5 डे, काइंड ऑफ नॉट 4.5, 4 डेज़ प्लस 3 to 4 आवर्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे 10 बजे 9 बजे तक आराम से सो जाते हैं। तो उस टाइम पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इकोनॉमिक्स स्टार्ट करना, जिसमें कि आप मनी मार्केट प्लस इंटरनेशनल ट्रेड प्लस बिजनेस साइकिल करना है। आपको ये 3 चैप्टर करने हैं जो कि आराम से 3 to 4 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस साइकिल बहुत छोटा चैप्टर है, इंटरनेशनल ट्रेड थोड़ा बड़ा है एंड मनी मार्केट भी आपने पढ़ रखा है प्रीवियसली, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही। एंड नेक्स्ट आते हैं हम लोग डे 1 की स्ट्रैटेजी में, जो कि है हमारा संडे को आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग में सुबह सुबह ही आपको बिजनेस लॉ लेना है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपका दिमाग जो है फ्रेश होता है, आप सो के उठते हो अच्छे से, तो ज़्यादा दिमाग में रिटेन कर पाता है चीज़ें। तो बिजनेस लॉ में आपको करना है चैप्टर 1 जो कि इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, करना है आपको सोगा, नेक्स्ट करना है आपको पार्टनरशिप एक्ट एंड LLP एक्ट। तो ये 4 चैप्टर्स जो है आपको कंप्लीट करना है डे 1 में, जो कि आपको 4 to 5 आवर्स लग ही जाएंगे रिवाइज करने में आराम से। तो आपको ये करना है एंड डे 1 में ही आपको नेक्स्ट सेट लगाना है इकोनॉमिक्स का, जिसमें कि आप कवर करोगे चैप्टर इंट्रोडक्शन, जो कि है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्लस पब्लिक फाइनेंस। 3 आवर्स एवरेज लग जाएगा आपको कंप्लीट करने में रिवाइज। नेक्स्ट आपको लगाना है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो मैथ्स का क्वेश्चन है वो वाला सेट लगाना है आपको। उसमें क्या करना है, आपको मैथमेटिक एंड फाइनेंस करना है, ठीक है। जो पार्ट ए है जो कि आपका रेशियो, लॉग, इंडिसेस, ये सारी चीज़ें ये करना है, प्लस आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है वो सारा करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि दीदी इतने सारे चैप्टर्स कैसे होंगे एक दिन में, ये सारी चीज़ें आप स्टार्ट अप पढ़ नहीं रहे हो, आप रिवाइज कर रहे हो, ऑलरेडी पढ़ रखा है ये सारी चीज़ें, तो आपको ये रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिंस बहुत कम टाइम है तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा। अदर देन दिस मैथ्स में पॉसिबल नहीं कि आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उस पूरे चैप्टर्स में वही अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे ऐसे रिपीटेटिव क्वेश्चंस है वो आपको छोड़ देने हैं, हर एक टाइप का एक क्वेश्चन कर लेना है, सो दैट कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है और कैसे सॉल्व करना है, आंसर क्या आना है इसका। तो ये हो गया आपका डे 1 का स्ट्रैटेजी। मिनिमम आपको 10 to 14 आवर्स डेडिकेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 दिन बचे, बहुत कम टाइम बचा है, तो आपको फटाफट से रिवीजन भी करना है, सारे चैप्टर भी कंप्लीट करने, तो ये आपको टाइम इतना लग जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डे 2 में। तो डे 2 में आपको क्या करना है, डे 2 में स्टार्टिंग में आपको वापस से बिजनेस लॉ लेना है। बिजनेस लॉ में आपको जो बचे हुए चैप्टर्स है दैट इज कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो ये 3 आपको चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों जिन्होंने बहुत सारे चैप्टर स्किप करे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या फिर अभी तक मैंने जितने भी चैप्टर्स बोले हैं करने के लिए पर्टिकुलर डे में या पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, अगर आपने कोई भी चैप्टर स्किप करा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो रिमेनिंग चैप्टर्स है जो कि नेक्स्ट डे में मैं बता रही हूँ रिवाइज करने के लिए, आप वही पहले फर्स्ट डे में कर लो, सो दैट कि आपके पास ज़्यादा टाइम बचे अकाउंट्स की प्रिपरेशन करने के लिए। मतलब इन शॉर्ट आपने अगर पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट करा है तो आपको 4 to 5 आवर्स लग जाएगा, एंड अगर आपने कोई चैप्टर छोड़े तो डिपेंड करता है कि कितना टाइम आप लेते हो उसको रिवाइज करने में। अदर देन दिस कंपनीज एक्ट एंड नेगोशिएबल एक्ट, तीन दोनों मिला के आप आराम से 3 आवर्स में आराम से कंप्लीट कर सकते हो, मोर देन इनफ टाइम है ये, ठीक है। उसके बाद आपको जब आपको बिजनेस लॉ खत्म हो जाएगा, आपको करना है मैथमेटिक्स के जो बचे हुए चैप्टर्स है वो, जिसमें इंक्लूड होता है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड सेट रिलेशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको पूरा कंप्लीट करना है, जिसमें कि आपको आराम से 4 to 5 आवर्स लग जाएंगे। सेम मैं वही बोलूँगी कि आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वही करना है, एंड जिसमें आपको डाउट आता है वो क्वेश्चन आपको एक बार देख के जाना है कि हाँ ये इसको कैसे अटैम्प्ट करना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचता है, अगर आपको थ्योरी रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं यही बोलूँगी कि यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑल द चैप्टर्स जो है वो बताए हुए हैं, रिविजन ऐसे वीडियोज़ दिए हुए हैं ऑलरेडी, वो सारी वीडियोस देख लो, क्योंकि वो 1 शॉट भी होंगे। 3 to 4 आवर्स में आपका आराम से मोस्टली चैप्टर्स भी कवर हो जाएंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें कि ICI के जो मेन जो पेपर है उनके क्वेश्चंस भी होंगे, MTP RTP से क्वेश्चन भी होंगे, बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे, तो उसमें आपका ज़्यादा टाइम सेव होगा रेदर देन आप सारे क्वेश्चंस करो। बिजनेस लॉ एंड मैथ्स करने के बाद, मैथ्स का पूरा सेक्शन करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो प्लीज़ स्टैट्स भी कर लो, क्योंकि स्टैट्स का जो फर्स्ट यूनिट है जो कि आपका थियोरेटिकल वाला सारा है, सैम्पलिंग एंड ऑल प्लस मेजर, सेंट्रल टेंडेंसी प्लस इंडेक्स नंबर, आप ये 2 चैप्टर आराम से कर लोगे, इतना टाइम आपके पास बच जाएगा। एंड अगर नहीं बचता है तो आपको नेक्स्ट डे के लिए वो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम बचता है तो ये चीज़ जो है आराम से 2 घंटे में हो जाएगा, ये दोनों चैप्टर ही। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डे 3 में। तो डे 3 में आपके जितने भी स्टैट्स के चैप्टर बचे हुए जो कि आपने पढ़ रखा है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको आना है
इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर्स है ये है इंडियन इकोनॉमी, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, नेशनल इनकम एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये 4 चैप्टर्स जो है आपको करना है, जो कि आराम से 4 आवर्स में आपका रिवाइज हो जाएगा। एंड ये करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है अकाउंट्स। सिंस एक दिन बाद अकाउंट्स का पेपर है आपका, तो आपको अब अकाउंट्स पर पूरा फोकस करना है। यहाँ तक जो है डे 3 के मॉर्निंग या दोपहर तक आपका बाकी जो चैप्टर है उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको करना है अकाउंट्स। डे 3 के शाम को स्टार्ट कर देना है आपको अकाउंट्स का आपका चैप्टर 1 करना है, थ्योरी पार्ट जो है। देन आपको अकाउंटिंग प्रोसेस करना है। देन आपको BRS, इन्वेंट्री एंड कंपनीज अकाउंट, ये जो चैप्टर्स है आपको ये करना है डे 3 के शाम को अकाउंट्स का। इसमें आराम से 6 to 7 आवर्स लग जाएंगे आपको रिवाइज करने में। तो हमारा डे 4 जो कि अकाउंट्स के पेपर के एक दिन पहले होगा, तो इसमें आपको पार्टनरशिप एंड LLP, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, NPO, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड फाइनल अकाउंट्स, ये सारे चैप्टर जो है सारे कवर करने हैं। क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होंगे जो कि आपने करे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो कि आपने छोड़ भी दिए होंगे, तो आपको उस अकॉर्डिंग देखना है कि आपको कैसा टाइम मैनेज करना है। तो टोटल ये सारे चैप्टर्स करने के लिए आपको 12 आवर्स तो आराम से लग ही जाएंगे। तो मैं मान के चलती हूँ आप सारा दिन अकाउंट्स ही करोगे, एक दिन पहले अकाउंट्स, क्योंकि ऑब्वियसली उसका पेपर है तो आप वही अटेम्प्ट करोगे। नेक्स्ट आपका 15 मई है, जिस दिन आपका फाउंडेशन का फर्स्ट पेपर होगा अकाउंट्स का। तो आराम से आपको 8-9 बजे तक उठना है, फ्रेश सब होके स्टार्ट कर देना है रिवीजन में आप क्या करोगे, रिवीजन में आप रिवाइज करोगे सारे फॉर्मूलाज। ठीक है, उसके बाद आप जितने भी फॉर्मेट्स हैं, जैसे कि सब्सिडरी बुक बनाने के जो फॉर्मेट है, लेजर फोलियो डालना, डेट मेंशन करना, ठीक है, जर्नल एंट्रीज के नीचे नरेशन लिखना, ये सारी चीज़ें देखोगे। कैसे प्रेजेंट करना है अपने आंसर्स को थ्योरी में भी, कैसे कीवर्ड्स अंडरलाइन करने हैं। देन जितने भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं डिफरेंट चैप्टर्स के लिए, आप उसको रिवाइज कर देना। उसके अलावा कुछ ऐसा प्रैक्टिकल या कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने मत लग जाना। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो नेक्स्ट टाइम, आपका कुछ प्रीवियस डे का अगर आपका कुछ चैप्टर या फिर कोई ऐसे क्वेश्चंस रह गए होंगे अटेम्प्ट करना या सॉल्व करना, तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत 1-2 घंटा बचता है रिवाइज ये सारी चीज़ रिवीजन करने के बाद, तो आप वो कर सकते हो। एंड प्लीज़ 1-2 दिन पहले कोई RTP, अब जो बचे हुए 3-4 दिन है इसमें कोई RTP MTP मारने का बिल्कुल मत सोचना। तो गाइस ये तो हो गया आपके टाइम टेबल की बात एंड कैसे कैसे क्या चीज़ रिवाइज करनी है। तो अब आ जाते हैं स्ट्रैटेजीज़ पे या फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे, जो कि आपको ध्यान में रखना है जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। इन मैथ्स अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, देन आपको खुद पे बहुत ज़्यादा श्योर हो और कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैंने सारे स्टेप्स सही करे हैं, मैंने फॉर्मूलाज भी सही अप्लाई करा है, उसके बाद भी आंसर नहीं आता, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि उससे मिलता जुलता आंसर अगर आप ऑप्शंस में देख पा रहे हो तो वो टिक कर देना, क्योंकि उस टाइम पे पैनिक का सिचुएशन होता है। आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहोगे तो कैलकुलेशन एरर के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपका अगर 2 आ रहा है आंसर, ऑप्शन में 2.5 है, या फिर आपका 2.5, 2.6 आ रहा है, ऑप्शन में 3 है, तो आप उसके जितने भी आसपास के आंसर होगा उसमें आप ऐसा तुक्का मार सकते हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो उतना कि आपके सारे स्टेप्स या प्रोसीजर सही है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट ये होगा मैथ्स में कि अगर आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें उसका आंसर निकालने का प्रोसीजर थोड़ा लेंथी होता है, तो अगर उसमें ऐसा हो सकता है कि आप डायरेक्ट आंसर पुट करके क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर पुट करके आंसर अगर आपका निकल जाता है, तो आप वो मेथड अप्लाई करना रदर देन पूरा लंबा प्रोसीजर फॉलो करके आंसर निकालने, क्योंकि इसमें आपका टाइम भी सेव हो जाता है एंड आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं बिजनेस लॉ में आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है। बिजनेस लॉ में सबसे पहला तो फॉर्मेट जो प्रेजेंटेशन है वो आपको पढ़ के जाना है, जो कि है अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट उसके जितने भी की पॉइंट्स होते हैं वो लिख देना है, हेडिंग्स डालनी है, हेडिंग्स को अच्छे से अंडरलाइन भी करना है, एंड कीवर्ड्स जो है आप जो अंदर लिखोगे उसको भी आपको अच्छे से अंडरलाइन करना है। एंड अगर केस स्टडी की बात करें तो केस स्टडी में वही जो फॉर्मेट हम फॉलो करते आ रहे हैं, जो कि है प्रोविजन या फिर जो लॉ उसमें अप्लाई होने वाला है उस केस स्टडी में, वो लिखना है आपको। देन आपको फैक्ट ऑफ द केस लिखना है, जो कि आप क्वेश्चन में से ही देख के लिखोगे। एंड देन आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है कि आपने क्या ऑब्जर्व करा। देन आपको एनालिसिस एंड लास्टली कंक्लूजन लिखना है। एनालिसिस एंड कंक्लूजन दोनों सेम ही है, तो आप एक साथ भी लिख सकते हैं एनालिसिस एंड कंक्लूजन, या फिर डायरेक्ट आप कंक्लूजन भी लिख सकते हो, जो कि आप उसमें आप डिसीजन सुनाओगे कि क्या डिसीजन होगा उस चीज़ का, उस केस स्टडी का एट द एंड। ठीक है, एंड बिजनेस लॉ में आपको पहले डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं रेदर देन केस स्टडी, क्योंकि केस स्टडी में आपको खुद से ज़्यादा फ्रेम करना पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपको याद रहता है सारे पॉइंट्स, आप एक के बाद आराम से लिख सकते हो। तो स्टार्टिंग में अगर आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे जो कि आपको अच्छे से आते होंगे, तो एक इंप्रेशन पड़ता है जो एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उनके ऊपर, तो वो आगे अगर आपका आगे वाले आंसर थोड़े भी ऐसे शॉर्ट होंगे या फिर आपकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं होगी आगे जाके भी, फिर भी वो नंबर दे देते हैं। तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि नॉट ओनली बिजनेस लॉ बट अकाउंट्स में भी अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसको हर टाइम न्यू पेज से स्टार्ट करना, हर एक क्वेश्चन न्यू पेज से स्टार्ट करना, क्योंकि जितना फैला के जितना नीटली आप लिखोगे उतना ही ज़्यादा आपके चांसेस होते हैं कि आपको फुल नंबर मिले। ठीक, इकोनॉमिक्स में ऐसा तो कोई ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपको फॉलो करना है। बस मैं ये बोलूँगी कि जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे इकोनॉमिक्स में फॉर्मूलाज एंड ऑल के, या फिर नेशनल इनकम में जितने फॉर्मूलाज एंड ऑल है, वो सारे अच्छे से रिवाइज करके जाना है आपको। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा मैंने देखा, खुद भी देखा और मैंने सुना भी है फाउंडेशन के पेपर देने से पहले, और जब मैंने फाउंडेशन का पेपर दिया था कि इकोनॉमिक्स में टाइम से पहले ही बच्चों का पेपर खत्म हो जाता है। मैं खुद आई गेस हाफ एन आवर पहले करके बैठ गई थी मेरे जो जितने भी MCQs थे इकोनॉमिक्स में, तो वही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इकोनॉमिक्स में बहुत अंदर से इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं आई गेस 5 to 15 मार्क्स का, सो दैट कि वो बच्चे को रोक सके 90 से ऊपर लाने के लिए। तो अगर आपको वो भी नंबर चाहिए एंड इकोनॉमिक्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है,
तो आप बुक जो है अच्छे से रीड कर लेना एंड जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप वो उसका शॉर्ट नोट्स बना लेना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अकाउंट्स में। तो अकाउंट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप टाइम एलोकेट करो हर एक क्वेश्चन में। अगर एक नंबर का है तो आप एक नंबर के लिए 1.8 या फिर 1.5 मिनट्स जो है 1 मिनट 5 सेकंड 1 मिनट 8 सेकंड जो है टाइम एलोकेट कर सकते हो। उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। 1-2 सेकंड ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है वो कि क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लेंदी है या फिर क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट एंड ऑल। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है एलोकेटेड से भी ज़्यादा, जैसे आपने सोचा था, तो वो चीज़ आपको स्किप कर देनी है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाना है। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को करते रहोगे तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको आता भी है एंड जिसमें आपको आराम से 5-6 नंबर मिल जाते हैं आउट ऑफ 8, बट प्रीवियस क्वेश्चन करने की वजह से जिसमें आपको 6 से 8 नंबर तक लाने के लिए सिर्फ 2 नंबर इंक्रीज़ करने के लिए आपने ज़्यादा टाइम लगा दिया, वही अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो आपको 4 से 5 नंबर ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है कि जितना टाइम अलॉकेट कर रहे हो उस हिसाब से आंसर नहीं आ रहा है तो स्किप इट, आपको नेक्स्ट में चले जाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना है। एंड थ्योरी जो है वो ज़रूर करके जानी है। बहुत सारे बच्चे अकाउंट्स में थ्योरी इग्नोर कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। थ्योरी ईजी आती है बट आपको वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत कुछ भी लिख दिया कि हाँ चलो ये है थोड़ा ये है उससे रिलेटेड, ठीक है, ऐसा उसमें नंबर नहीं देता इससे आपको। सो गाइस लास्टली मैं ये बोलूँगी कि जो भी टाइम टेबल या फिर स्ट्रैटेजी या फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया है, ये सारी चीज़ें मैंने खुद अपने फाउंडेशन के टाइम पे पेपर से पहले अप्लाई करा था एंड ये सारी चीज़ों ने मुझे हेल्प करा था एंड आई होप आपको भी ये सारी चीज़ें हेल्प करे कहीं ना कहीं। एंड अगर आप ये टाइम टेबल जो मैंने आपको बताया है इतना हेक्टिक एंड शेड्यूल टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है सारे सब्जेक्ट के जो कि ज़्यादा वेटेज रखते हैं एंड उसका लेंथ कम है, पढ़ने के लिए उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसको रिवाइज करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो वो स्टार्ट करना सबसे पहले करना एंड उसके बाद वैसे आप अकॉर्डिंगली नीचे के चैप्टर्स रिवाइज करना कंप्लीट करना। थैंक यू सो मच। एट द एंड मैं ये बोलूँगी कि जो स्ट्रैटेजीज है फिर टाइम टेबल मैंने आपको बताया है, अगर आपको सूटेबल लगे एंड आप अगर कंफर्टेबल हो तो ये आप अप्लाई करना है ये सारी चीज़ों को। एंड आई होप आपका जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छा हो रहा हो एंड आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मेन एग्जामिनेशन एंड थैंक यू।